रोहन ने उस ब्लू लॉकेट वाले शख्स को आखिर दबोच ही लिया था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों करते रहते हो मेरा पीछा? रोहन ने एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। मेरा नाम जय है और इससे ज्यादा मैं फिलहाल कुछ नहीं बता सकता, ब्लू लॉकेट वाले शख्स ने जवाब दिया। लेकिन रोहन जय के इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों नहीं बता सकते? ऐसा क्या छिपा रहे हो? रोहन ने सख्त आवाज में पूछा। इस पर जय बोला, कुछ राज की बातें राज ही रहें तो अच्छा है, और वैसे भी जब तक मुझे ऊपर से आदेश नहीं मिल जाता मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। यह सुनकर रोहन और भी हैरान और क्यूरियस हो गया। ऊपर से आदेश मतलब? तुम्हारे ऊपर कौन है? इस पर जय ने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। फिर रोहन ने जय के गले में मौजूद उस ब्लू लॉकेट को पकड़ा और कहा, ये लॉकेट, ये तुम्हें कहां से मिला? और तुमने फीजी में मिस्टर ईथन के घर से शिपिंग डॉक्यूमेंट्स वाला बॉक्स क्यों चुराया? रोहन के इन सवालों पर भी जय ने चुप्पी साधे रखी। उसकी ये चुप्पी अब रोहन को इरिटेट करने लगी थी। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मुझे मुंह खुलवाने के और भी तरीके आते हैं, रोहन गुस्से से बोला। फिर रोहन ने जय को पकड़ा और अपनी कार में बैठाकर उसके हाथ और पैर बांध दिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो, कार की पिछली सीट पर बैठे जय ने कहा। और तुम जो मेरा पीछा करते रहते हो वो तुम सही करते हो। कई बार ऐसा भी हुआ कि तुम्हारे दिखने के कुछ देर बाद ही रिया पर अटैक हुआ, रोहन कार ड्राइव करते हुए बोला। रिया पर होने वाले हमलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिखना और उन हमलों का होना बस एक इत्तेफाक था। इनफैक्ट हमें रिया पर 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, जय सफाई देते हुए बोला। तो फिर किस में इंटरेस्ट है? रोहन ने पूछा। तुम में, जय ने जवाब दिया। तो फिर मुझे बताओगे तुम मेरा पीछा क्यों करते हो और ये ब्लू लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? ये सुन जय फिर चुप हो गया। देखो, तुम बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगे हो और जब तक तुम सारा सच नहीं उगल देते मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इस ब्लू लॉकेट का सच जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। रोहन ने इस बार जय को प्यार से समझाने की कोशिश की। तभी जय ने अपने दोनों बंधे हाथ से जेब से मोबाइल निकाला और चोरी चुपके उसमें एक मैसेज टाइप कर किसी को भेज दिया। अगले ही सेकंड मोबाइल से एक बीप साउंड आया। ये सुनते ही रोहन अलर्ट हो गया। क्या कर रहे हो तुम? रोहन ने पलटकर पूछा। कुछ भी तो नहीं, जय भोला बनकर बोला। लेकिन रोहन को अभी भी जय पर शक था। ऐसे में उसने अपनी गाड़ी रोक दी और पिछली सीट पर जाकर जय की तलाशी लेने लगा। जल्द उसे जय के पॉकेट में एक मोबाइल मिल गया। ये क्या है? रोहन ने मोबाइल जय की आंखों के सामने लहराते हुए पूछा। मोबाइल है और क्या है? जय फिर से भोला बनकर बोला। वो तो मैं भी जानता हूं, चलो इसका पासवर्ड बताओ। रोहन मोबाइल स्क्रीन जय के सामने रखकर बोला। पासवर्ड है, क्या था वो? यार पता नहीं, याद नहीं आ रहा। आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर सी हो गई है, जय ने बहाना बनाया। अच्छा, याददाश्त कमजोर हो गई है? ठीक है तो चलो तुम्हारी याददाश्त वापस लाते हैं। इतना बोल रोहन ने जय का मोबाइल अपने पास रख लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर रोहन की गाड़ी जिग्नेश शाह के ऑफिस के बाहर रुकी। लेकिन रोहन जिग्नेश के ऑफिस के अंदर नहीं गया क्योंकि वो जय को गाड़ी में अकेला छोड़ने का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। हेलो जग्गू अंकल, रोहन ने जिग्नेश को कॉल किया। रोहन यार, कहाँ गायब थे इतने दिन? अपने जग्गू अंकल की याद नहीं आई? आओ कभी मिलने। कॉल पर मौजूद जिग्नेश ने कहा। एक्चुअली मैं आपके ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूं, रोहन ने जवाब दिया। अरे बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना। जिग्नेश ने कहा। नहीं आ सकता, किसी जरूरी काम में अटका हुआ हूं, रोहन ने जय की ओर देखते हुए कहा। क्या आप कुछ देर के लिए नीचे आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, रुको थोड़ी देर, मैं आता हूं, जिग्नेश बोला।
क्योंकि अब वो भी ये जानने को क्यूरियस था कि रोहन ऐसे कौन से काम में अटका हुआ है जो ऊपर नहीं आया। कुछ देर बाद जिग्नेश अपने ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे आया। यहाँ रोहन उसे कार के बाहर खड़ा दिखा। रोहन मेरे बच्चे, कैसे हो? जिग्नेश ने रोहन से गले मिलते हुए कहा। मैं ठीक हूं जग्गू अंकल, आप बताइए, रोहन ने जवाब दिया। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कहाँ गायब थे इतने दिनों? जिग्नेश ने इतना कहा ही था कि उसकी नजर रोहन की कार की पिछली सीट पर बैठे जय पर पड़ी, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तो ये था तुम्हारा जरूरी काम जिसके चलते तुम ऊपर नहीं आ सके? जिग्नेश ने रोहन को सवालिया नजरों से देख पूछा। इस पर रोहन ने अपनी कार की विंडो क्लोज कर दी और गाड़ी के सभी गेट्स लॉक कर जिग्नेश से कहा, बताता हूं, सब बताता हूं। इतना बोल रोहन जिग्नेश को कार से थोड़ा दूर ले गया ताकि कार के अंदर बैठा जय उनकी बातें ना सुन सके। फिर रोहन ने जिग्नेश को जय से जुड़ा सारा मैटर समझा दिया। So do you really think ये लड़का तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक ले जाएगा? जिग्नेश ने कार में बैठे जय की ओर इशारा कर पूछा। मुझे उम्मीद तो है, और फिलहाल इसके अलावा अपने मॉम डैड को लेकर कोई और सॉलिड क्लू भी तो नहीं है मेरे पास, रोहन ने जवाब दिया। जिग्नेश ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तभी रोहन बोला, जग्गू अंकल, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ, बोलो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। जिग्नेश बोला। इस पर रोहन ने कहा, जान तो नहीं, लेकिन एक कमरा चाहिए। कमरा? कैसा कमरा? जिग्नेश ने कंफ्यूज होकर पूछा। ऐसा कमरा जहां मैं इस जय को कुछ दिनों के लिए रख सकूं। ये अभी अपना मुंह नहीं खोल रहा है, तो जब तक ये सब कुछ उगल नहीं देता, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। ये सुन जिग्नेश कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला, वैसे मेरा एक पुराना फ्लैट है, वो खाली पड़ा है इन दिनों। तुम चाहो तो वहां इसे रख सकते हो। और अच्छी बात यह है कि वो फ्लैट आहूजा के बंगले से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो तुम जब चाहे इस जय पर नजर रख सकते हो। ये सुन रोहन खुश हो गया। परफेक्ट, तो क्या मैं अभी उसे वहां ले जा सकता हूं? रोहन ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, तुम यहीं रुको, मैं अपने ऑफिस बॉय के हाथ तुम्हें उसकी की भिजवा देता हूं। इतना बोल जिग्नेश वहां से जाने लगा। जग्गू अंकल, एक और बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, रोहन जिग्नेश को रोकते हुए बोला। हाँ, बोलो। जिग्नेश पलटकर रोहन के पास आया। इसके बाद रोहन ने जिग्नेश को किंजल और बिग बुल के बीच का कनेक्शन, ध्रुव की किडनैपिंग और लंकेश की प्लानिंग समेत सारी बातें बता दी। एक के बाद एक इतनी सारी बड़ी जानकारियां सुन जिग्नेश हैरान रह गया। वो किंजल को उसके नाइट क्लब के मेंबर के रूप में जानता था। उसे यह पता था कि वो बिग बुल के परिवार को जानती है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो बिग बुल के पोते की फियांसे है, तो इसने जिग्नेश को भी शॉक कर दिया। ऊपर से किंजल की बिग बुल को लेकर नफरत के बारे में सुन जिग्नेश को और भी बड़ा झटका लगा। रोहन, अब ये मैटर थोड़ा सीरियस हो गया है। तुम बिग बुल के परिवार की होने वाली बहू के क्लोज जा रहे हो, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। अगर बिग बुल को इस बात की भनक भी लगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिग्नेश की इस वार्निंग पर रोहन ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी रोहन बोला, वैसे इस लंकेश का क्या करना है? इसने तो बिग बुल को हासिल करने के लिए ध्रुव को किडनैप कर बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया। क्या मुझे उससे एक बार मिलना चाहिए? इस पर जिग्नेश कुछ सोचने लगा और बोला, फिलहाल लंकेश से मिलना कुछ दिनों के लिए अवॉइड करो। अगर बिग बुल के लोगों ने तुम्हें उसके साथ देख लिया तो वो समझेंगे किडनैपिंग वाले इस मैटर में तुम्हारा भी हाथ है। हालांकि हम वक्त आने पर लंकेश को अपने फायदे के लिए यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कब करना है वो मैं तुम्हें सही समय आने पर बता दूंगा। इतना बोल जिग्नेश वहां से जाने लगा। करीब 5 मिनट बाद जिग्नेश का ऑफिस बॉय जिग्नेश के घर के उस फ्लैट की चाबी लेकर आया और उसे रोहन के हाथ में थमा दी। फिर रोहन जय को उस फ्लैट पर ले गया। ये फ्लैट एक पुरानी बिल्डिंग में बना था।
जहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। खासकर जिग्नेश का फ्लैट जिस फ्लोर पर था वहां बाकी फ्लैट्स खाली पड़े थे, इसलिए रोहन को यह जगह जय को रखने के लिए एकदम परफेक्ट लगी। फ्लैट के अंदर आते ही रोहन ने सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। फिर जय के पैर में एक लंबी सी जंजीर बांध दी, जिससे वो फ्लैट में लिमिटेड जगहों पर घूम फिर सके, खुद से खाना उठाकर खा सके और टॉयलेट भी जा सके। लेकिन लॉक वाली ये जंजीर इतनी भी लंबी नहीं थी कि जय फ्लैट के दरवाजे या खिड़की तक पहुंच सके। रोहन ने रास्ते में बाजार से कुछ करेले खरीद लिए थे, जिसका उसने जूस बनाकर जय की टेबल के सामने रख दिया। यह देख जय भी कंफ्यूज हो गया और रोहन के इरादे समझ नहीं सका। क्या कहा था तुमने? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, तो अब आज से हर रोज तुम करेले का जूस पियोगे। इसके अलावा तुम्हें खाने या पीने को कुछ नहीं मिलेगा। प्यास भी लगे तो पानी नहीं, सिर्फ यही पीना होगा। और जब तुम्हें सब याद आ जाए तो बता देना, फिर तुम्हें करेले के जूस और कैद दोनों से आजादी मिल जाएगी। रोहन की ये बात सुन जय जोर जोर से हंसने लगा। तो ये तुम्हारा प्लान है? करेले का जूस पिलाकर मुझसे सब कुछ उगलवाओगे? क्या यार रोहन, मुझे तो लगा था तुम मुझे कोई 3rd डिग्री टॉर्चर दोगे, लेकिन तुम तो बड़े ही मासूम निकले। इतना बोल जय खुशी खुशी करेले के जूस का एक पूरा ग्लास गटक गया। हालांकि जय के मजाक उड़ाने के बावजूद रोहन ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने जय को एक फेक स्माइल दी और दोबारा एक बड़े से जग में करेले का जूस भरकर रख दिया और फिर फ्लैट लॉक करके वहां से चला गया। रोहन चाहता तो जय को मारकर और टॉर्चर करके उससे सब कुछ उगलवा लेता, लेकिन वो ये जानता था कि जय उसका दुश्मन नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो कब का रोहन पर अटैक कर उसे मारने की कोशिश कर चुका होता। जय में कुछ तो था जो रोहन को बार बार अपनेपन का एहसास दिलाता था, इसलिए उसने उसका मुंह खुलवाने के लिए करेले का जूस वाला अजीब सा प्लान बनाया। लेकिन उसका ये प्लान कितना वर्क करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जहां रोहन जय को कैद कर आहूजा के बंगले की ओर बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अन्ना मयंक से मुलाकात के बाद सीधा मास्टर चिरायु के पास जा रहा था। अन्ना की गाड़ी सिंगापुर के बंदरगाह पर आकर रुकी, जहां चिरायु सिगार पीता हुआ बिग ईगल नाम की एक शिप के सामने खड़ा था। इस शिप में इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ सामान चढ़ाया जा रहा था। चिरायु इसी काम पर नजर रख रहा था कि तभी अन्ना उसकी ओर भागते हुए आया। मास्टर चिरायु, मास्टर चिरायु, एक जरूरी बात बतानी है। अन्ना हांफते हुए बोला। क्या बात है? चिरायु ने सिगार का कश लेते हुए बिना किसी एक्साइटमेंट के पूछा। आपको वो रोहन याद है जो आहूजा की बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा था और जिस पर हमें पठान के कातिल होने का भी शक था? इस पर चिरायु ने कुछ सोचा और कहा, याद है। क्यों, क्या हुआ? इस पर अन्ना बोला, एक्चुअली रिया का सौतेला भाई मयंक बता रहा था कि उस रोहन की एक लड़की के साथ इन दिनों नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। लेकिन इससे हमें क्या लेना देना? चिरायु ने सिगार का एक लंबा कश लेते हुए पूछा। इस पर अन्ना डरते हुए बोला, दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस किंजल है। ये सुनते ही चिरायु की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगार को गुस्से से मसल दिया। तभी अन्ना बोला, वो मयंक बोल रहा था कि अगर हम उस रोहन को मरवाने में उसकी मदद कर देते हैं तो अच्छा होता। उसने ये भी बताया कि रोहन कोई नॉर्मल इंसान नहीं, उसकी ताकत अलग ही लेवल की है, इसलिए उसे हराने के लिए हमला भी काफी तगड़ा करना होगा। इस पर चिरायु कुछ देर सोचा और कहा, उस 2 कौड़ी के रोहन की इतनी हिम्मत मेरी किंजल से क्लोज हो रहा है। उस रोहन का क्या करना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं एक शख्स को जानता हूं जिसे रोहन तो क्या खुद यमराज भी आ जाए तो वो भी नहीं मार पाएंगे। तो अब कौन सी चाल चलेगा चिरायु? और वो किस खतरनाक शख्स की बात कर रहा है जो रोहन का काम तमाम कर देगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ